नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एमवी साइंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 को अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हमारे चैप्टर का अमल, क्षारक व लवण। अमल, क्षारक व लवण। जी हाँ, आप जानेंगे हाँ क्या अमल क्या होता है, लवण क्या होता है और क्षारक क्या होता है। इसके बारे में हम बच्चे से जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अमल के बारे में और इसके साथ साथ अध्ययन करेंगे हम क्षारक या क्षारक भी कह सकते हैं यहाँ पीछे। तो इसको एक प्रकार से अंतर के रूप में समझेंगे हम शुरू से, क्योंकि इसमें समझने में बहुत अधिक आसानी होती है। समझने की बहुत अच्छी अभिक प्रक्रिया है। अंतर के द्वारा हम किसी चीज़ को समझते हैं तो बहुत अच्छे से वह याद रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमल, साधारण सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। अमल, अमल नाम सुनते ही क्या आता है? खट्टा। तो वह स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इसका अपोजिट क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। कभी नहाते वक्त साबुन लगाते हैं, कभी मुंह में जाता है, कैसा होता है स्वाद? एकदम कड़वा सा। नीम खाया, कभी करेला खाया, इनके स्वाद कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं ये स्वाद में। तो ये सभी क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। बेकिंग सोडा स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। तो ये के भी क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। लेकिन यह अमल या क्षारक की कोई परिभाषा नहीं है। जी हाँ, बहुत से बच्चे जब पूछते हैं एग्जाम में कि अमल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, तब लिख के आते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, वे अमल कहलाते हैं। जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्षारक की परिभाषाएं नहीं होती है। तो मैं आपको अब लिखाने जा रहा हूँ अमल व क्षारक की परिभाषा। वे पदार्थ या वे सभी विलयन, ठीक है, जो जलीय विलयन में इसमें जलीय विलयन में हम बात करें अमल की, तो H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं अमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। अब अगर एग्जाम में परिभाषा पूछते हैं तो क्या ये लिखेंगे अमल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं? जी नहीं, आप लिखेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं और जो क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। उसी प्रकार से वे पदार्थ जो या वे विलयन जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। तो ये परिभाषाएं हैं अमल व क्षारक की। किसने दी थी? वे दी थी स्वंती और एनियस ने। किसने दी थी? ऑरेनियस। लिख सकते हैं आप, याद भी रखना है आपको। ऑरेनियस, स्वंती और एनियस ने अमल व क्षारक की परिभाषा है वो दी थी। ठीक है, तो अब और बात कर लेते हैं। जो अमल होते हैं, अमल क्या करते हैं? अमल लिटमस पत्र पर अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं? तो अमल नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। नीले को लाल कर देते हैं। जी हाँ, क्या कर देते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। नीले को लाल करते हैं। देखिए, याद नहीं रहेगा, बहुत कन्फ्यूजन की बात है कि लाल को नीला करते हैं, नीले को लाल करते हैं। अमल के लास्ट में क्या आता है? ल, और नीले के लास्ट में क्या आता है? ल। तो ल और ल को मिलाना और क्या कर देना है? अमल बना देना है। अब बात करते हैं क्षारक की। तो क्षारक में क्या होता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर ल तो यहाँ पे भी आ गया
ऑफिशियल सी बात है, लय आ गया। तो लेकिन यहाँ पे लय, 2 लय आ गए, 2 लय आ गए, इसलिए ये नियम लागू नहीं हो रहा है। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं अमल होते हैं वो, और लाल लिटमस पत्र को नीले करते हैं क्षारक करते हैं। कौन कर देते हैं? क्षारक कर देते हैं। तो इनको थोड़े कुछ अमल लिख लेते हैं, जैसे HCl। HCl क्या है? एक अमल है। H2SO4, H2SO4। क्षारक लिख लेते हैं NaOH। जी हाँ, NaOH, KOH। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अमल क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, इनके कुछ उदाहरण जाने। हमने एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। जैसे उदाहरण लिख ले, NaOH व KOH। अब बात कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में थोड़ा सा। तब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अमल है, कौन सा क्षार है? पता तो हमें करना है, पता करें कैसे? तो क्या इन्हें चख के पता लगा लें कि कड़वे हैं या खट्टे हैं? लगा सकते हैं ना? क्या चख के पता लगा लें कि कड़वे हैं या खट्टे? सल्फ्यूरिक अम्ल को आप चख लोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप चख लोगे? जी नहीं, हम किसी भी अम्ल या क्षारक को चखकर या छूकर पता नहीं लगाना है कि वह क्या है, कड़वे हैं या खट्टे हैं। चखकर बिल्कुल भी पता नहीं लगाना है। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो ये क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए क्या इसका उपयोग करते हैं? इसके लिए उपयोग करते हैं किसका? सूचक का। किसका उपयोग करते हैं? सूचक। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सूचना देने वाला। क्या करने वाला? सूचना देने वाला। जी हाँ, जो हमें सूचना देता है उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो सूचक के बारे में आप जान लेते हैं। सूचक क्या होते हैं? सूचना देने वाले ही सूचक होते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को पता लगाते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाते हैं, पता लगाते हैं। क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि ये कहाँ है, कौन है। सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। सूचक क्या एक ही प्रकार के होते हैं? क्या सूचक एक ही प्रकार के होते हैं? जी नहीं, सूचक एक प्रकार के नहीं होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के सूचकों के बारे में। सूचक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो इस प्रकार हम बात करेंगे अब विभिन्न प्रकार के जो सूचक हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो मुख्यतः सूचक को हमने 3 भागों में यहाँ पर अब बांटा है। 3 भागों में हमने सूचक को बांटा है। तो पहला प्रकार आता है प्राकृतिक सूचक। कौन से? प्राकृतिक सूचक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो या पेड़ पौधों से प्राप्त हो, उन इस प्रकार के सूचक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। दूसरे सूचक आप कहते हैं कृत्रिम सूचक। कौन से? कृत्रिम सूचक। वे सूचक जिनका मनुष्य ने निर्माण किया है, संश्लेषित किया है, उनको अभिक्रिया करवा करके किसी भी लैब में तैयार किया है, वो क्या होते हैं? कृत्रिम सूचक। फिर आते हैं गंधीय सूचक। कौन से? गंधीय सूचक, जिन्हें हम सूंघ कर पता लगा सकते हैं, जिनकी गंध से पता लगाया जा सकता है कि जिन मिलाने पर कि अम्ल के साथ मिलाएंगे तो गंध में कोई परिवर्तन हो जाएगा, क्षारक के साथ मिलाएंगे तो गंध में कोई परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार के सूचक क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो बात कर लेते हैं, पहले प्राकृतिक सूचकों के कुछ उदाहरण लिख लेते हैं और फिर उसकी परिभाषा हम लिखेंगे अलग से। तो उदाहरण लिख लेते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या क्या होता है? लिटमस। क्या होता है? लिटमस पत्र। और क्या होती है? हल्दी। क्या होती है? हल्दी। जी हाँ, हल्दी भी एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्तों वाली गोभी भी होती है। क्या होती है? लाल पत्तों वाली गोभी। अब बात करते हैं कृत्रिम सूचक की। वे सूचक जिन्हें एक प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है, जिनको प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, इस प्रकार के सूचक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम सूचक है वो कहलाते हैं। तो चलिए कृत्रिम सूचक को कुछ कृत्रिम सूचक लिख लेते हैं। मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। जी हाँ, मेथिल ऑरेंज क्या है? एक कृत्रिम है, वो कृत्रिम प्रकार का सूचक है। फिनोप्थेलिन। क्या? फिनोप्थेलिन।
फेनोल्फथैलीन भी क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम सूचक है जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। गंधीय सूचक की बात कर लेते हैं। तो गंधीय सूचक में सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज की। जी हाँ, प्याज का एक प्रकार का गंधीय सूचक है। तो आपने कभी सोचा है कि प्याज भी क्या हो सकता है, एक प्रकार का सूचक है, वो हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं लौंग के तेल की। क्या, लौंग का तेल, लौंग का तेल। लौंग का तेल भी क्या होता है, एक प्रकार का प्राकृतिक है, नहीं गंधीय सूचक होता है। क्या होता है, एक प्रकार का, वैसे तो प्रकृति से प्राप्त होता है, लेकिन जो तेल निकालते हैं वो क्या होता है, उसकी गंध से पता लगाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक है, वो हम कहते हैं। एक होता है वेनिला का रस। किसका रस, वेनिला का रस। तो अब तक आपने जाना कि जो अम्ल है वो क्षारक है वो क्या होते हैं, और अम्ल क्षारक की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अम्ल क्षारक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है सूचक का उपयोग है वो किया जाता है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो अब बात करते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। प्राकृतिक सूचक आप चाहे तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वे सूचक जो प्रकृति से या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम सूचक की लिख सकते हैं जो प्रयोगशाला में निर्मित किया जाते हैं, जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है या जो प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। तो अब हम इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। जो लिटमस पत्र है वो थैलेफाइटा कुल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। उस पौधे का नाम क्या होता है, लीचेन। लीचेन के पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस पत्र है वो प्राप्त किया जाता है। तो उम्मीद है मुझे आपने अब तक लिटमस पत्र देख रखे होंगे। अगर आपने लिटमस पत्र नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिटमस पत्र भी दिखाना चाहूँगा किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि मेरे पास है अब यहाँ पर लाल लिटमस पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या है, एक लाल लिटमस पत्र। इस प्रकार के छोटे छोटे जो पत्र होते हैं वो होते हैं लाल लिटमस पत्र हैं। ये इसी प्रकार से इतनी छोटी सी पट्टी होती है नीले लिटमस पत्र की। तो ये क्या हमारे पास एक लिटमस पत्र है। तो अब बात करेंगे हम इन्हें कुछ इनके जो क्या परिवर्तन आता है इनमें। वैसे तो ये 10वीं की जो आपकी बुक है उसमें दिया गया नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन दर्शाते हैं, किस प्रकार से क्या क्या इनमें परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सूचक की। सूचक का प्रकार क्या है, किस प्रकार का वो सूचक है, प्राकृतिक है, संश्लेषित है या गंधीय सूचक है। फिर हम बात करने वाले हैं सूचक की। सूचक का नाम क्या है, लिटमस पत्र है, क्या है, सूचक का नाम लिखेंगे। फिर हम जानेंगे कि उसमें परिवर्तन क्या हुआ है, परिवर्तन क्या हुआ है। पहले हम लिखेंगे अम्ल में क्या परिवर्तन होता है, और फिर हम लिखेंगे जो क्षारक है उसमें इसका क्या परिवर्तन वह है वो होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सूचक के। सूचक का प्रकार है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्राकृतिक सूचक की। प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले हम जानेंगे लिटमस पत्र। लिटमस क्या कर देता है, अम्ल है, अम्ल के साथ क्या कर देता है, अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, नीले को क्या कर देता है, लाल। और क्षारक में क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब बात करते हैं हम हल्दी की। जो हल्दी है वह क्या करती है, हल्दी क्या करेगी, हल्दी करती है जब उसको, ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक क्या है, हल्दी। अम्ल के साथ हल्दी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करती है, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे इसको क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो हल्दी पीले से क्या हो जाती है, लाल कलर में हो जाती है। क्या हो जाती है, लाल कलर में वह हो जाती है। फिर बात करेंगे हम किसकी, पत्ता गोभी की। कौन सी पत्ता गोभी की बात करेंगे हम यहाँ पर, लाल पत्ता गोभी की हम अब बात है वो करने वाले हैं। तो पत्ता गोभी की बात है वो हम करेंगे। लाल पत्ता गोभी में क्या परिवर्तन होता है, अम्ल के संपर्क में आने पर और क्षारक के संपर्क में आने पर क्या होता है, ये प्राकृतिक प्रकार का सूचक है। क्या है, लाल पत्ता गोभी। क्या है, लाल पत्ता गोभी। जी हाँ, लाल पत्ता गोभी में क्या परिवर्तन होता है, तो वह लाल रहती है और जब क्षारक के संपर्क में आती है तो वह हरी हो जाती है। क्या हो जाता है, उसका रंग हरा हो जाता है। अब बात करें हम कृत्रिम सूचक की। किसकी बात करने वाले हम, कृत्रिम सूचक की बात करें। कृत्रिम सूचक में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मेथिल ऑरेंज की। किसकी बात करेंगे, मेथिल ऑरेंज।
जो मेथिल ऑरेंज होता है वह अम्ल के संपर्क में आने पर तो लाल होता है और क्षारक के संपर्क में आने पर उसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अब बात करने वाले हैं फेनेप्थलीन की। क्या इसकी बात करने वाले हैं, फेनेप्थलीन। फेनेप्थलीन में क्या होता है, फेनेप्थलीन का रंग यहाँ पर रंगहीन रहता है, उसका क्या होता है, रंगहीन ही रहता है। लेकिन जब भी क्षारक के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं कि गंधीय सूचक में क्या परिवर्तन होता है और किस प्रकार से परिवर्तन है वो होता है। जी हम बात करने वाले हैं गंधीय सूचक की। तो गंधीय सूचक में क्या होता है और यह किस प्रकार से कार्य है वो करते हैं। तो गंधीय सूचक में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्याज की। किसकी बात करने वाले हैं, प्याज की। तो प्याज में क्या होता है, प्याज को जब भी अम्ल के संपर्क में लाया जाता है तो तीक्ष्ण गंध आती है। क्या आती है, इसकी तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत अधिक तेज गंध है वो आती है। लेकिन जब भी जी नहीं, यहाँ पर जो प्रकार है वो प्याज है और गंध कैसी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। क्या होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। लेकिन क्षारक के साथ वह क्या हो जाता है, गंधहीन हो जाता है, कोई भी गंध है वो नहीं आती है। वनीला का रस में जैसे ही बात करेंगे तो भी क्या होता है, उसके जो गंध होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही क्षारक के संपर्क में आते हैं फिर से क्या हो जाती है, गंधहीन हो जाती है। क्या हो जाती है, गंधहीन हो जाती है। और अब रहता है हमारा अंतिम टॉपिक जिस पे बात करते हैं। अंतिम क्या है हमारा, लौंग का तेल। क्या है, लौंग का तेल है। क्या है, लौंग का तेल है। लौंग का तेल में क्या होगा, उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब वह किसके संपर्क में आएगी, जब वह संपर्क में आती है अम्ल के, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर फिर से क्या हो जाती है, गंधहीन हो जाती है। क्या हो जाती है, गंधहीन हो जाते हैं। तब हमने बात कर ली किसकी, प्राकृतिक सूचक की बात की, कृत्रिम सूचक की बात की और गंधीय सूचक की हमने बात वहाँ पर कर लिया। एक बार समझ लेते हैं किसमें क्या परिवर्तन यहाँ पर होता है। जैसे ही प्राकृतिक सूचक के लिटमस पत्र को अम्ल के संपर्क में लाते हैं वह लाल हो जाता है, क्षारक के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है। प्राकृतिक सूचक के हल्दी को जब परिवर्तन नहीं होता है अम्ल के साथ वह पीली रहती है, लेकिन क्षारक के संपर्क में आने लाल हो जाती है। देखिए आपने जैसे देखा होगा कि कपड़ों पे जब सब्जी गिर जाती है, जैसे उनको साबुन से धोते हैं तो क्या हो जाती है, थोड़ी वह पीली हो जाती है। जी हाँ, पीली हो जाती है। तो हम कह सकते हैं वो क्या होता है, एक क्षारक होती है साबुन। और यह क्या है, लाल पत्ता गोभी लाल रहती है अम्ल के संपर्क में आने पर, लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर वह हरी हो जाती है। कृत्रिम की बात करेंगे, मेथिल ऑरेंज लाल होता है, पीला हो जाता है। फेनेप्थलीन क्या होता है, रंगीन होता है, लेकिन जैसे ही क्षारक के संपर्क में आता है गुलाबी हो जाता है। गंधीय सूचक में प्याज क्या करता है, तीक्ष्ण गंध देता है, लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर गंधहीन हो जाता है। वेनिला क्या करता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी गंध में सेम गंध रहती है जब अम्ल के संपर्क में आती है, लेकिन जैसे क्षारक के संपर्क में आएगी गंधहीन हो जाता है। लौंग का तेल क्या करता है, इसमें कोई भी गंध में परिवर्तन नहीं होता अम्ल के संपर्क में आने पर, लेकिन जैसे ही वह क्षारक के संपर्क में आती है वह क्या हो जाती है, गंधहीन हो जाती है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो सूचक है वो कार्य करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले हमारे नए टॉपिक की। नया टॉपिक हमें क्या कहता है, नया टॉपिक है हमारा कि जो अम्ल है वह क्षारक है वह किस प्रकार से धातु से अभिक्रिया करते हैं और किस प्रकार से वह प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। तो अम्ल व क्षारक की धातु से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया। तो अब हम बात करेंगे अम्ल व क्षारक धातु से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं और क्या अभिक्रिया होती है और बनने वाला जो उत्पाद होता है वह क्या होता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो अब बात करते हैं जब धातु अम्ल है वो जो धातु से अभिक्रिया करता है, क्या करता है, कौन, अम्ल। और यहाँ पर हम बात करेंगे क्षार की। अम्ल जब भी धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल जब भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो वह क्या बनाएगा, वह बनाएगा लवण। क्या बनाएगा,
लवण, और लवण के साथ वह क्या बनाएगा, वह बना देगा हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो वह लवण वह हाइड्रोजन गैस का निर्माण है वो करता है। उसी प्रकार जब क्षारक है क्या करता है, क्षार क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, धातु से अभिक्रिया करता है। तो यह भी क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है, और साथ में क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस है वो बना देता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण है वो कर देता है। तो चलिए इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। HCl क्या है हमारे पास, अम्ल है। क्या है, अम्ल। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। HCl अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस H2, प्लस में क्या बनाता है, H2, हाइड्रोजन गैस है वो निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और हाइड्रोजन गैस का परीक्षण है वो भी हम सीखेंगे किस प्रकार से, अभी थोड़ी देर में क्या हाइड्रोजन गैस का परीक्षण है वो किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं क्षारक की। हम क्षारक के रूप में ले लेते हैं किसको, सोडियम ऑक्साइड को, NaOH को। किसको ले लेते हैं, NaOH को। NaOH की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं हम, धातु के साथ। कौन सी धातु के साथ करवा लेते हैं, जिंक के साथ हम करवा लेते हैं। तो जिंक के साथ करवाएंगे तो क्या उत्पन्न होता है, Na2H जड़न, Na2H जड़न या Na2 O2 प्लस H2 गैस यहाँ पर मुक्त वो हो जाती है, मुक्त वो क्या हो जाती है, हो जाती है। तो यह जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं। तो अब आपने देख लिया कि किस प्रकार से अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का जो निर्माण है वह कर देते हैं। तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट का निर्माण हमने किया, यह अभिक्रिया पढ़ी। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगले टॉपिक पर हम अब बात करेंगे। अब एक हम छोटे से उदाहरण द्वारा, छोटी सी अभिक्रिया द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो क्या होता है, और हाइड्रोजन गैस की पहचान है वो किस प्रकार से की जाती है। जी हाँ, आप बात करेंगे हाइड्रोजन गैस की पहचान की, किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस की वो पहचान है वो की जाती है। वैसे उदाहरण आपकी किताब में दिया गया है लेकिन इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रणाली में हमने भर लिया है। क्या भर लिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु क्या होता है, जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है वह क्या होता है, तनु, और जिसमें जल की मात्रा कम हो वह क्या होता है, सांद्र। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एक प्रणाली में डाल लिया जिसको स्टैंड की सहायता से खड़ा किया गया है। उसके मुँह के ऊपर हमने क्या लगा दिया, कोरक लगा दिया, और एक ट्यूब की सहायता से हमने उसको क्या किया, जो साबुन का पानी है उसके अंदर प्रवाहित किया। जैसे हमने इसके ऊपर क्या डाला, जिंक डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर हमने क्या डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर हमने जिंक डाला, तो क्या बना, लवण बनता है, जननसोपोर, और हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से मुक्त होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है तो वह एक साबुन के पानी के कारण बुलबुलों में परिवर्तित हो जाती है, और जब उन बुलबुलों को जलती हुई मोमबत्ती के पास में लेके जाते हैं तो फट फट की आवाज़ के साथ वह जलती है। तो जब भी हाइड्रोजन गैस होती है वह क्या होती है, अत्यधिक ज्वलनीयशील होती है, ज्वलनशील होती है। तो जब भी वह संपर्क में आती है, किसके, आग के संपर्क में आती है, तो वह क्या होती है, फट फट की ध्वनि के साथ क्या है, जलती है। किस प्रकार की ध्वनि के साथ जलती है, फट फट की ध्वनि के साथ वह जलती है। यह जान लेना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि हाइड्रोजन गैस, अगर आपके परीक्षा में पूछा गए कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कीजिए, किस प्रकार आप कह सकते हैं कि धातु या अधातु की जब अभिक्रिया करवाते हैं हम किसके साथ, अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इस बात की पुष्टि कीजिए, चित्र की सहायता से दर्शाइए। तो आपको यह उदाहरण वहां पर कर करके आना होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम अम्ल व धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया को। कि अम्ल व धातु के अब क्या कर लिया, इसके साथ ऑक्साइड भी जुड़ गया। पहले हम बात कर रहे थे किसकी, सिर्फ और सिर्फ धातु है, अम्ल की बात कर, अम्ल की धातु के बाद अब हम बात करने वाले हैं अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया को। तो अम्ल की जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल का जो निर्माण है वो यहाँ पर होता है, लवण और जल का निर्माण है वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो HCl की अभिक्रिया जब CO से कराते हैं, HCl की अभिक्रिया जब CO से कराते हैं, CuCl2 प्लस H2O का यहाँ पर निर्माण होता है, जिसकी प्रकृति होती है वो किस प्रकार की प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकार की प्रकृति यहाँ पर होती है। क्या होती है, क्षारीय प्रकार की प्रकृति होती है। लेकिन जब अधातुक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब अधातुक ऑक्साइड की भी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण व जल का निर्माण होता है। CO2 की अभिक्रिया जब COH2 से करवाते हैं, CaCO3 प्लस H2O का निर्माण होता है, लवण व जल का निर्माण होता है। लेकिन इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय प्रकृति का होता है। प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, इसकी प्रकृति पूरी तरह से अम्लीय होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अम्ल की धातु ऑक्साइड व क्षारक की अधातुक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है।
अब बात करने वाले हैं धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, अम्लों के साथ किस प्रकार से धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया होती है और क्षारकों के साथ किस प्रकार से धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जो होती है। तो धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हो सकता है किताब में आपकी जो टॉपिक है थोड़े आगे पीछे दे रखे हो, लेकिन मैं उसी प्रकार से आपको समझा रहा हूं जिस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक पहले या बाद में आने से कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। हम यहाँ पर पूरे के पूरे एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, अच्छे से पूरे एनसीईआरटी यहाँ पर हम कवर करेंगे। आपको एक भी प्रश्न एनसीईआरटी से बाहर या इस जो हम करने वाले हैं यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं और क्षारक के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया वह करते हैं। तो यह जान लीजिए धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ तो अभिक्रिया करते हैं, लेकिन यह क्षारक के साथ कोई भी अभिक्रिया वह नहीं करते हैं। क्षारक के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, धातु कार्बोनेट की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो हमें क्या पढ़ना है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल जब के साथ जब भी धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करते हैं तो वो बनाते हैं लवण बनाते हैं, लवण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और जल का निर्माण वह करते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, लवण के साथ क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और जल का निर्माण किया जाता है। CO2 है किस काम में आते हैं, ये आग को बुझाने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। आग को बुझाने के लिए किस काम में, आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का उपयोग किया जाता है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े सिलेंडर है वो बड़े बड़े होटलों में पेट्रोल पंप पर रखे हुए होते हैं, अग्निशामक यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। उन सिलेंडरों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ऑक्सीजन को आने से रोक देती है। क्या कर देती है, ऑक्सीजन को आने से रोक देती है। और ऑक्सीजन का प्रवेश रुक जाने के कारण वहां पर जो आग लग रही होती है वो खत्म हो जाती है, बुझ जाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि वह आग बुझ जाती है। तो यहाँ पर हम कुछ अभिक्रिया द्वारा भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बनता है। तो हम देखेंगे Na2CO3 जो एक सॉलिड स्टेट अवस्था में है उसकी अभिक्रिया हम गैस के साथ करा रहे हैं, एक अम्ल के साथ करा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है HCl, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो हमें क्या बनता है, एक लवण बनता है। क्या बनता है, NaCl लवण बनता है। उसके साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और क्या बनेगा, यहाँ पर जल का निर्माण है वो हो जाता है। जल का निर्माण क्या है, हो जाता है। तो क्या इसमें संतुलित है, यहाँ पर हम 2 लगाकर मैं पहले से संतुलित है वो कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया था, हमने लिया धातु कार्बोनेट लिया। धातु कार्बोनेट के साथ जब मैंने अम्ल की अभिक्रिया करवाई तो हमें एक लवण बनता है NaCl, साधारण नमक का सूत्र होता है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है, साधारण नमक का सूत्र लिखिए तो NaCl होता है। और क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में जल का निर्माण भी हो जाता है। अब इसी के साथ साथ इसके एक और अभिक्रिया भी होती है जो हमारे बुक में आपके उदाहरण दिया गया, उस उदाहरण को देख लेते हैं। पहले बुक के उदाहरण को देखना बहुत ही आवश्यक है। बुक में उदाहरण दिया गया, एक स्टैंड में परखनली को लगाया गया है। इस परखनली में क्या डाला जा रहा है, एक परखनली में पहले डाला गया है सोडियम कार्बोनेट डाला गया है। कुछ क्या डाला गया है, सोडियम कार्बोनेट है वो यहाँ पर डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया गया है। क्या डाला गया है, सोडियम कार्बोनेट है वो यहाँ पर इसके साथ में डाल दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। और इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें मिलाया जा रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ है, इसमें मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तनुकृत HCl की, तनु HCl की। क्या इसमें क्या डाला जा रहा है, एक परखनली में डालकर तनु HCl। तनु और सांद्र में आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है वो तनु होता है और जिसमें जल की मात्रा कम होती है वह क्या होता है, सांद्र होता है। एक और बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पानी में या जल में ही अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है, ना कि अम्ल व क्षारक में जल को नहीं मिलाया जाता है। अगर अम्ल व क्षारक में जल को मिलाएंगे तो विस्फोट होगा और वहाँ पर आग भी लग सकती है। धीरे धीरे हिलाते हुए और इसमें अम्ल को मिलाया जाएगा, क्षारक को पानी में मिलाया जाएगा, न कि पानी को अम्ल या क्षारक में मिलाया जाएगा। ये भी बात आपको अवश्य ही ध्यान में रहनी चाहिए। तो उदाहरण क्या कह रहा है, जैसे ही परखनली में इन दोनों को मिलाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट भी डाला गया, इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला गया है, तो ये क्या करता है, एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में जो परखनली से की सहायता से एक परखनली में इस गैस को इकट्ठा किया जाता है, तो ये कौन सी गैस होती है, CO2 गैस यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है। जो विलयन होता है इसके अंदर वो किसका विलयन होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर हमें विलयन है वो प्राप्त होता है।
जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित की जाती है, जिसको CO2 गैस को प्रवाहित करने पर क्या होता है, वह एक श्वेत अवक्षेप का हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, एक श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। तो इसके अभिक्रिया एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जैसे कि अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ये जब ये अभिक्रिया हो जाती है, पानी और पानी का निर्माण हो जाता है, तो इसी के साथ एक दूसरी अभिक्रिया भी हो रही होती है NaCO3 के साथ। किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम, HCl की अभिक्रिया करवाते हैं। एक बार इसी के अंदर अभिक्रिया हो रही है तो NaCl वही बन जाता है। एक बार फिर से NaCl बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमें प्राप्त होती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको किसके पानी के अंदर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है हमारे पास, उसमें हम प्रवाहित करेंगे। अब क्या करने वाले हैं हम, जो अब ये गैस यहाँ पे बन रही है उसको हम एक प्रणाली के अंदर प्रवाहित करने जा रहे हैं। किस गैस को हमें प्राप्त हुई, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है, जिसको हम किसमें प्राप्त करने जा रहे हैं, चूने के पानी का टेस्ट करने जा रहे हैं। पानी किसका था, चूने का पानी होता है, जिसका जो कि बिल्कुल ही क्या होता है, सफेद रंग का होता है। तो चलिए अब चूने के पानी में CaOH2 प्लस CO2, जब इसकी अभिक्रिया, जब इसको प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। श्वेत अवक्षेप हमें क्या हो जाता है, यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। ये क्या होता है, इस बिल्कुल इसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। जब इसकी अभिक्रिया फिर से हम क्या करवाते हैं, जब इसकी अभिक्रिया फिर से हम क्या कराते हैं, इसके अंदर पानी मिला देते हैं और अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हमें इसकी अभिक्रिया कराए जाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त है, हमें प्राप्त होता है HCO3। ये हमें प्राप्त होते हैं। जो जल में ये जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जल में अविलय होता है। ये अभिक्रिया आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया को लिख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन भी आप कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे आगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसकी कुछ और अभिक्रिया हैं। इसके जो प्राप्त होता है, इसके जो चूना पत्थर होते हैं वह भी क्या होते हैं, एक प्रकार के जल में अविलय होते हैं। श्वेत अवक्षेप है वो अब जो बना है वही होता है हमारे पास, चूना पत्थर, खड़िया और क्या है, संगमरमर। ये सब किसके उदाहरण है, कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण है। किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण में यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे क्लास में हम और जानेंगे अम्ल व क्षारकों के बारे में। तब तक के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए परीक्षा के लिए। बिल्कुल यहीं अभी से हमें तैयारी शुरू कर देनी है ताकि परीक्षा में अच्छा परिणाम हमें प्राप्त हो सके। पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, गुड बाय।